आज जो हमारी गेस्ट हैं वो सिर्फ कॉस्ट्यूम्स नहीं बनाती बल्कि अपने कपड़े और रंगों के जरिए हमारी संस्कृति और किरदारों को जिंदा करती हैं। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफर के पीछे एक एहसास। ऐसे ही कुछ पलों के लिए चलिए हमारे साथ सोल सफर और एहसास में। संध्या रामन जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। और कैसी हैं आप? बस बिल्कुल बहुत ठीक। अच्छे लग रहे हैं आपके कॉस्ट्यूम। अरे थैंक यू वेरी वेरी मच। प्रिटी एंड समथिंग वेरी डिफरेंट। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आई हैं। थैंक यू। और आपका इतना ब्यूटीफुल स्टूडियो देख के मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक तो यू। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी आर्टिस्टिक जर्नी। आपने एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग से आपने कोर्स किया, तो उसकी जर्नी के बारे में बताइए। कैसे आपका इंटरेस्ट डिजाइनिंग की तरफ आया? बचपन से ही मेरी रुचि कला में और इसी लाइन में थी। तो मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन किया था क्योंकि मुझे बहुत ही अनोखा लगता था ये, और उसमें कुछ अलग ही जान थी। तो एज अ यंग गर्ल मैंने सब लोग कुछ सीखने जाते थे तो मुझे कटिंग सीखने गई थी मैं, कि और मुझे खुद बनाना था। ये नहीं कि कोई बना के दे। मम्मी हाथ का काम करती थी, वो सब था, पर सिलती भी थी मम्मी। पर उस जमाने में तो आप सोच रहे थे हर गृहिणी कुछ ना कुछ अपना हाँ बिल्कुल, बनाते। पहले हमारे तो माँ दादी सब लोग तो कुछ ना कुछ बनाते ही सिलाई थे। कढ़ाई बुनाई सब कुछ घर में ही होता हाँ, था। तो उसी दौरान मुझे कट करके बनाना और नए नए स्टाइल्स बनाना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं पेपर में करती थी ये सब। फिर मैंने जाके एक छोटा सा कोर्स, जैसे शाम को जाके सीखना या दोपहर को समर हॉलीडेज में जाके सीखना। तो मुझे याद है वो मेरे में बसा हुआ था। तो मेरी सिस्टर जो तब कॉलेज जाती थी और मैं स्कूल में थी, तो अब कपड़ा यहाँ वहां से ढूंढ ढांड के लेके आती थी। बोला कि ये तुम्हारा चांस है और मुझे कुछ अच्छा सा बना के दिखाओ। और मैं कहा क्या बनाओ? मुझे नहीं, कुछ अच्छा सा कुछ सोचो, कुछ अलग होना चाहिए। ये नहीं कि सलवार कमीज बना रही हो या ये बना रही हो, बट मैं दिवाली में यही कॉलेज पार्टी है मेरा, मेरे को यही पहन के जाना है। और वो भी ला के दिया तो टसर का कपड़ा। अब मैं बोल सकती हूँ ला के दिया तो टसर का कपड़ा, तब तो ऑफ वाइट कपड़ा था, कुछ इतना ज्ञान भी नहीं था। उसको रातों रात बैठ के मैंने काउल नेक का उनके लिए वो बनाया कुर्ता एंड ट्राउजर्स के साथ पहनने के लिए। तो उस टाइम पे आप सोचिए 83 की बात है ये। तब 82 83 में मैंने अपने आप बना के उनको दिया। मैं गया शॉर्ट स्लीव्स ड्रॉप शोल्डर वाला, और बहुत हिट हो गया। तो उनके कॉलेज में बहुत सारे उनके फ्रेंड्स सब बोलने लगे ऑर्डर्स कि मिलने लगे। ऑर्डर्स तो क्या बोलूंगी, बट सब आके वो तुम्हारी सिस्टर बड़ी टैलेंटेड है। तो ये सब बहुत अच्छा लगता था सुनने को। वो अर्ली टाइम की बात है। उसके बाद वो रुचि बरकरार रही कि मैं कोई भी कपड़ा लेके आती थी मार्केट से, उसको खुद बनाना, ये करना, तो ये मेरे साथ था। उसके बाद मैं गई टेक्सटाइल डिजाइन में, मैंने मास्टर किया और ग्रेजुएट किया। फिर मैं एक्सपोर्ट हाउस में और बाइंग हाउस में काम कर रही थी। उस दौरान मेरे को बहुत सारे डिजाइनर्स मिले जो एक्सपोर्ट हाउस में आए, और वो फटाफट फटाफट स्केच कर देते थे और गारमेंट्स बनाते थे। तभी हमारा इन्फ्लक्स ऑफ द इंडस्ट्री हुआ, जब रेडीमेड गारमेंट्स एकदम बनने लगे थे। एंड उस टाइम पे मेरे बॉस बोलते थे कि आप डिजाइनर हैं, आप स्केच करिए और आप बनाइए, गारमेंट्स का स्केच बना के दीजिए, लाइन बनाना है। तो मैं खूब सारे स्केचेस करती थी, उसमें से एक या दो सेलेक्ट होते थे। और जो फ्रांस से लेडी आई थी, उनके 6 7 बनाते थे, उसमें से 5 या 6 सेलेक्ट हो जाते थे। एक दो रिजेक्ट होते थे, यहाँ एक दो सेलेक्ट होते ऐसा थे। क्यों? क्योंकि वो उनके पास एक्सपीरियंस था और दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। देन ऐसे ये फैशन डिजाइनिंग कोई अलग ही चीज है यार, इसको सीखना पड़ेगा। टेक्सटाइल डिजाइनिंग डिजाइनर होने से फैशन डिजाइनर नहीं बन सकते। सो उस दौरान मैं एनआईटी चली गई, जबकि मेरे बॉस ये कह रहे थे यहीं पे रहो और यू विल रीच दैट लेवल दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो मेरे मन में वो था कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। सो मैं चली गई एनआईटी, और एनआईटी में जाके एकदम सारे दरवाजे खुल गए। दिमाग के, दिल के सारे दरवाजे जो जो है सब खुल गए, और वो एक्सपीरियंस ही अलग था। अब तुमने पूछा कि कॉस्ट्यूम में कैसे है। उन दौरान फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे जॉनथन हॉलेंडर करके बैटरी डांस कंपनी न्यूयॉर्क से एक सज्जन आए हुए थे, बहुत ही मशहूर डांसर एंड
कोरियोग्राफर थी, वो डांस कंपनी चला रहे थे, तो हमारी फैकल्टी ने उनसे इंटरेक्शन कराया। तो उनकी वाइफ जो है नोएल, वो भी आई थी, तो वो हमारे पूरे ग्रुप में उन्होंने कॉस्ट्यूम के बारे में बात की और परफॉर्मेंस के बारे में बात की। और मैं शुरुआत से मेरा रुझाव जो है डांस की तरफ था, बचपन में भी मैंने डांस सीखा था। और उस टाइम पे फिर ये जैसे ये लगा कि यही है मेरा डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम्स करना, क्योंकि मेरा रुझाव ऑलरेडी क्लासिकल डांस के और आपने सीखा कोई क्लासिकल हाँ, भरतनाट्यम सीखा था पूरा मैंने। सीखा, कोर्स पूरा किया? पूरा कोर्स तो नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे ऑपोजिशन थे घर पे कि ये नहीं करना, बट काफी हद तक सीखा कि प्यार हो जाए डांस से। तो वो उसके साथ मुझे ये बहुत ही अच्छा मेरा नेचुरल पाथ दिखा कि मैं डांस के साथ काम कर सकती हूँ, डांसर्स के साथ रह सकती हूँ, और अलग अलग फॉर्म। और अच्छा लगा कि सिर्फ एक फॉर्म में नहीं बंधे, फिर अलग अलग फॉर्म्स के साथ रहे। तो यही मेरा जर्नी था, टू स्टार्ट ऑन डिजाइनिंग फॉर कॉस्ट्यूम्स फॉर। तो आप NID गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइनिंग इन द कंट्री। तो कितना आसान या मुश्किल था वहां पे एडमिशन मिलना? आसान तो तब भी नहीं था और अब भी नहीं है, पर उस टाइम मेरे बैच में, पूरे बैच में 17 लोग थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में मिला के। मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ 6 लोग थे, तो 1:1 रेशियो के फैकल्टी, एक स्टूडेंट के लिए एक फैकल्टी। तो एकदम लिटरली छान के, जिनको एप्टीट्यूड है जो है उनको, तब वो प्रेशर नहीं था कि हमें फोर्सेस बढ़ाने हैं, हमें स्टूडेंट वो बढ़ाना है, जिनका एप्टीट्यूड है उन्हीं को लेना है और बेस्ट लेके भेजना है। तो वो बहुत ही अलग सिस्टम था। अब जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है, अब तो 150-200 पर क्लास हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, और ब्रांचेस भी अब कई हो गए उनके। हाँ, वो तो NID के ब्रांचेस बहुत हो गए। डिजाइन स्कूल ही आप देखिए, इंडिया में 1500 से कम नहीं है, तो इतने डिजाइन स्कूल्स हैं, और अलग अलग एरियाज में स्पेशलाइजेशन करने के लिए हैं। तो डिजाइन एज अ सब्जेक्ट इटसेल्फ, एज अ प्रोफेशन बहुत ही बढ़ गया है, एंड बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्री उस पोजीशन में है कि उसको बहुत सारा डिजाइन सॉल्यूशंस चाहिए, और इन डेप्थ डिजाइन सॉल्यूशंस चाहिए, कॉस्मेटिक डिजाइन सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो इसके लिए जितने डिजाइनर्स हैं अलग अलग एरिया में स्पेशलाइज करें और उसको पकड़े, तो वो बहुत ही देश के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने एक फैशन शो किया था, जो डांस फैशन शो, जो दैट वाज फर्स्ट इन द कंट्री व्हिच यू हैड इंट्रोड्यूस्ड। सो व्हाट वाज इट? पूरा उसके बारे में बताइए। So way back in 91, I was graduating from. I was the first batch of graduates from National Institute of Design to have done apparel design. So मेरे को अपना collection दिखाना था, and I walked into the director's office and said, I want to show my collection. So he said, oh, we need to have a fashion show. And I did not agree with the fashion show, because I feel that beautiful bodies wear beautiful clothes, and everybody is a beautiful person. So the clothes have to be person's attire, not मैनिक्विन अटायर। मेरे माइंड में वो डायकोटोमी था कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। So I went and said, what do I do? So I discussed with my faculty at that time and all, and they said, then why don't you think about it? So I went to Mrinalini ji, and then Sarabhai, and she had Darpana at that time there, no? So the visiting Fulbright scholar Jonathan Hollander was there. So he and Malika Sarabhai choreographed a dance sequence for me for all my collections. So मेरे सारे collections उसमें underwater, Mandarin, I remember how we made and how they did that choreography. और कहाँ पे हुआ था ये? ये अहमदाबाद में हुआ था, and it was one of its kind, and very well received, and elegant women dancers were wearing the clothes, and they were moving, and it was choreographed in a way that you could see जो garments से उनको देख भी सकते थे, और आप डांस भी देख पा रहे थे उसमें। सो इट वाज नॉट विगरस डांसिंग, इट वाज एलिगेंट मूवमेंट एंड डांसिंग देयर। जो फैशन इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जितनी जो मॉडल्स हैं जो रैंप वॉक कर रही हैं या अदरवाइज ऑल्सो, वो हमेशा 0 साइज दिखाता है। और अगर प्लस साइज है, इवन इफ इट्स नॉट प्लस साइज एंड नॉट 0 साइज ऑल्सो, बीच का कोई है, तो उसमें फिर वो फैशन नजर ही नहीं आता, वो मिलते ही नहीं, उस तरह के आउटफिट्स वो ले ही नहीं पाती, क्योंकि हमेशा उनको हमने उसी में ही देखा होता है, 0 साइज में। तो ऐसा क्यों होता है कि हमेशा एक वो टाइप कास्ट कर दिया कि रैंप वॉक कर रहे हैं या मॉडल्स हैं तो वो उसी फिगर में होंगी?
ये एक तो वो स्टेरियोटाइप बन गया है कि रैंप वॉक कर रही है तो एकदम परफेक्ट फिगर के लिए ना, वो सोच हमें बदलनी होगी, जो बदल रही है धीरे धीरे। बट जहाँ तक साइजेस का है, ये सोच इज नॉट ओनली ऑन द मॉडल बट ऑल्सो इंडिविजुअल, कि वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरे पे ये सूट नहीं करेगा। तो जब वो अप्रोच ही नहीं करेंगे लेने के लिए, तो उनको कम ऑप्शंस मिलते हैं उसके लिए। कुछ इक्के दुक्के जाके अप्रोच करते हैं तो उनको मिल जाता है कि कुछ कुछ अवेलेबल है, बट ज्यादा जो लोग जाके दे विल आस्क, एंड नाउ दैट इज चेंजिंग, यू गेट प्लस साइजेस एंड मोर यू विल सी कि यू विल फाइंड दैट ये सारे रेंज में आपको मिल जाता है हर साइज में। बट वॉट इज इम्पोर्टेंट इज, जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में से फैशन या गारमेंट्स या कुछ भी दिखाया जाए, साइज शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव, इट शुड द स्टाइलिंग दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव, द फैब्रिक शुड बी द ऑब्जेक्टिव। तो ये आप साइज देख के इस पे अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा लग सकता है, इट्स द एटीट्यूड एंड द फ्लेयर ऑफ योर पर्सनालिटी दैट यू वेयर। इट शुड नॉट सब्जेक्ट योर सेल्फ कि ये गारमेंट इस पे मैनिक्विन पे अच्छा लग रहा है तो मैं लूं। योर स्टाइल रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप उसे लीजिए। काफी चेंजेस आ रहे हैं, पर अभी भी बहुत चेंज लाना जरूरी है। हाँ, और ये बहुत एक, हाँ एक बहुत ही लंबा सफर है, और सबके सोच को बदलना है, तो मतलब नींव को बदलना वाली बात वो हो गई। नींव हिल चुकी है, हाँ, टाइम धीरे लगेगा। धीरे। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा ये। हमारे जमाने में, हमारे जमाने क्या, मेरे मदर के जमाने में स्लीवलेस पहनना ही बहुत बड़ा था। अब इट्स ओके, सो वो परिवर्तन आएगा धीरे धीरे, सब एक्सेप्ट और आ करेंगे। रहा है बिल्कुल। फॉर द गुड। तो एनआईडी की बात कर रहे हैं, तो एनआईडी से आपके हस्बैंड अनुज प्रसाद, वो भी उन्होंने वहीं से अपनी डिजाइनिंग की और आप लोग वहीं पे मिले, और हमने उनका भी पॉडकास्ट किया था। सो घर में कभी दोनों की अलग अलग डिजाइनिंग है तो कुछ क्लैशेस होते हैं, वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं या आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करती है? कुछ होता है कि कभी क्लैश ऑफ आइडियाज या क्लैश ऑफ स्टाइलिंग या? नहीं, बहुत ही अलग है दोनों की लाइफ। हाँ, तो एक दूसरे से आइडियाज या इश्यूज या प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस बाउंस ऑफ करते हैं, और हम लोग हैप्पीली मैरिड हैं क्योंकि दोनों अलग काम करते हैं। आई एम श्योर अगर एक ही काम कर रहे होते तो अभी तक या कंपनी बंद हो जाती यार, या ये बंद हो जाता, तो दोनों ही चल रही है तो ठीक ही चल रही है। सो या वो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे थे, और उन्हीं दौरान आई मेट हिम, एंड वी हैड द सेम वेवलेंथ। तो फिर वी फेल्ट दैट हाँ, we can work together and maybe we can be partners in life also. So that's all. That's how we started our journey. आपका जो डिस्मेनिया फाउंडेशन है, उसमें आपके जो डिजाइनिंग का काम है, उसके अंडर में आप लोग काफी कुछ करते हैं, तो उसका थोड़ा सा बताइए क्या क्या होता है उसमें? डेस्मेनिया मेन कंपनी है, और डेस्मेनिया फाउंडेशन एक एक्सटेंशन है फॉर, इट्स अ नॉन प्रॉफिट प्लेस वेयर इट्स लाइक एन एनजीओ वेयर वी आर डूइंग प्रमोटिंग आर्ट, और उसमें हम थ्रू डिजाइन, परफॉर्मेंसेस, स्किल्स, क्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, पोइट्री, एनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन, उसको हम प्रमोट करते हैं। तो शुरुआत में हमने बैठक की इंट्रोड्यूस किया था, तो वी डिड मोर देन 40-45 शोज ऑफ बैठकी। सो एवरी मंथ वी कॉल आर्टिस्ट, यंगस्टर्स और ओल्डर पीपल जिन्होंने कुछ नया सोचा है, जिसमें उनको अभी से दे डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन द ऑडिटोरियम एंड ऑल द पैराफर्नेलिया। हाँ, यंग ओल्ड कोई भी हो, कुछ नया कुछ सोचा है तो उसको शेयर करना है। एंड एक बैठक में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है कि पर्सनल, क्लोज, इंटीमेट कलेक्शन हो जाता है। तो वो आप सारे पैराफर्नेलिया को ड्रॉप कर दीजिए और सिर्फ आर्टिस्ट और उसका एक्सप्रेशन देखिए, और वो एक्सप्रेशन चाहे वो पेंटिंग से हो रहा हो, चाहे वो म्यूजिक से हो रहा हो, या पोएट्री से हो रहा हो, या डांस परफॉर्मेंस से हो रहा हो, तो या स्टोरी टेलिंग से हो रहा है, तो उसके थ्रू वी वर प्रमोटिंग दिस। एंड वो ड्यूरिंग द कोविड आई हैड टू शिफ्ट द स्पेस, सो इसलिए नाउ आई एम डूइंग वंस अ ईयर in a proper auditorium. तो we still looking for a space जहाँ पे हम ये फिर से कर सके। तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा अभी? यहाँ पे because this is a studio और इसमें पार्किंग के इश्यूज हैं यहाँ पे, तो फिर भी टॉक्स हो पा रहे हैं, we are able to do
पर्सनल टॉक, स्मॉल गैदरिंग्स हो जाती हैं, बट परफॉर्मेंस में थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है लोग, बिकॉज कोई भी आर्टिस्ट है तो एटलीस्ट 50 to 80 पीपल तो होने चाहिए, तो उसके लिए मेरे को ये स्पेस थोड़ा टाइट लगता है, बट मैं सोच रही हूँ वेरी सून कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा इसका तो करने तो के लिए। आपके जितने कॉस्ट्यूम्स है ये सारे आप क्राफ्ट्समैन और हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो लेती हैं, कभी आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा डिजिटल की तरफ जाए, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, रीजनेबल पड़ता है, ऐसा मतलब प्रॉब्लम आती है कि आपको टू सेल योर प्रोडक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो हाथों से जो बुनकरों के बने हुए हैं, यू कांट एक्सपेक्ट कि वो सस्ता मिलेगा। मैं ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे को कॉस्ट्यूम बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है या कुछ पड़ता है, तो मैं उनके आई जस्ट आस्क देम वन क्वेश्चन कि तुमने अपना आर्ट फॉर्म सीखने के लिए कितने साल लगाए, तो वो बोलते हैं एटलीस्ट 15-20 साल से कर रहे हैं, तो मैं कहा बस उसको इतनी अहमियत तो देते हो कि बस वो सबसे सस्ता टिकाऊ पहन के चले जाओ, नहीं, इट इज योर लाइफ, दिस इज योर व्हाट यू आर गोइंग टू बी ऑन स्टेज, एंड उसके साथ तुम कैटलिस्ट हो इंस्पिरेशन के लिए, आपको जो देखता है उसको देख के आप सोचिए पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हो आप, एक बुनकर और वीवर अपना एक आर्ट बनाता है 2 डायमेंशन को, उसको आप पहन के 3 डायमेंशन नहीं लाती है और उसका एक इफेक्ट लेके आती है, और जो देखता है वो प्रभावित होता है, और फिर वो वापस वो या तो डांस फॉर्म फिर से डांस देखने आएगा, या फैब्रिक लेने जाएगा, या अपने लिए कुछ बनाने जाएगा। ये तो सिंपल सीन सर्कल दिख रहा है, इसके अलावा आप कितने लोगों को अपने आर्ट फॉर्म के कारण जोड़ती हैं, क्राफ्ट के थ्रू, वीविंग के थ्रू, आर्टिस्ट के थ्रू, तो एक दूसरे के जरिया होते हो खड़ा होने के लिए, तो ये क्यों आप भूल जाते हो। मैं डिजिटली मैं नहीं करती हूँ ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स का, बट कोई अगर प्रोडक्शन डिमांड करता है कि इसमें हमें कुछ अलग यूज करना है तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ज्यादातर व्हेन कोई क्लासिकल डांस फॉर्म कर रहा है तो मैं उस जॉनर को लेके ही मैं काम करती हूँ। अच्छा, डिजिटल की बात की तो दिल्ली हाट है यहाँ दिल्ली में जो है, वहाँ पे बेसिकली अपनी बात करें या जो शौकीन लोग हैं, जो जिनको हैंडीक्राफ्ट्स पसंद है अपनी कंट्री का, वो लोग जाना पसंद करते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन सेम वेन्यू पे डिजिटल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो मैंने देखे हैं, जैसे मधुबनी का, एक तरफ रियल मधुबनी आर्टिस्ट और एक तरफ डिजिटल मधुबनी, तो आई रियली फील सैड फॉर द रियल पीपल, वो खुद ही कहती है कि मैडम आप हमसे लीजिए, देखिए हमारे सामने बैठे हैं, हम लोग ने इतनी कंप्लेंट की है कि इनको ना यहाँ पे लाया जाए, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, तो मतलब डोंट यू थिंक इट्स नॉट राइट ऑन द रियल क्राफ्ट्समैन, उनके साथ चीट हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है? ये तो बहुत सही चीज पूछा और आपने बताया भी, तो जैसे कई जगह देखिए कहीं भी आप कुछ पे पाबंदी नहीं लगा सकती हैं कि ये नहीं होना चाहिए, मगर बहुत सारे चीजें अगर लोग बोलते हैं गलत इंफॉर्मेशन देके बेचे तो वो आप रोकवा सकती है या बोल सकते हैं आप चीट कर रहे हो। और जहां तक दिल्ली हाट या क्राफ्ट एम्पोरियम या क्राफ्ट म्यूजियम, ऐसे जो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू है उन पे वहीं पे रोक हो जाना चाहिए कि उनका करेक्ट वैलिड पीपल आ रहे हैं। आई थिंक दिल्ली हाट में वो दे गेट आर्टिस्ट सर्टिफिकेट एंड आर्टिस्ट पास मिलता है उनको, तो उसको कोई रेजिम में देखना चाहिए, कभी और लोग होके ऐसे लोग अंदर आ जाते हैं तो इनको बाहर निकालने का भी उनके पास ताकत होना चाहिए। एंड कस्टमर जो है उसको बहुत डिसर्निंग होना है, उसको सस्ता मिल रहा है करके वो ना ले। पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन आजकल देखिए प्योर सिल्क साड़ी 1200 रुपए में देने को तैयार है लोग, तो आपसे ही आके बोलेंगे मैंने ऑनलाइन में ये 1200, तो कस्टमर को भी वो अवेयरनेस खुद होना चाहिए कि रियलिटी में ये क्या है, क्यों हम या तो क्यों इतना महंगा दे रहे हैं या क्यों इतना सस्ता दे रहे हैं, तो उसका वैल्यू अपना अवेयरनेस खुद ही बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। और यस, नाइंसाफी है, और अगर आप देखें तो हाल ही में कोई ब्लॉक प्रिंट्स का बहुत बड़ा केस भी हुआ था कि उसको डिजिटली प्रिंट करके मास्किल करने दिया एक एमएनसी को, और रुकवाया उसको काम को कि ये नहीं कर सकते, और इसीलिए इस बार अब सरकार ने जीआई इंडेक्सिंग, ग्लोबल इंडेक्सिंग किया है जिसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि ये इस स्टेट का है। तो आप अरुणाचल फैब्रिक्स देखें तो वहां का है, चंदेरी यहाँ का है, महेश्वरी यहाँ का है, फुलकारी यहाँ का है, तो एक एक करके वो कस्टमर अवेयरनेस होता है। जैसे पहले
वुल मार्क होता था कि प्योर वुल है तो वुल वुल मार्क, प्योर सिल्क है तो सिल्क मार्क, प्योर कॉटन है तो ये, हैंडलूम है तो ये, हैंड वोवन है तो ये सब अवेयरनेस के लिए है। और कस्टमर शुड बी रेडी टू टेक दैट कि भाई मैं यही चाहता हूँ, मुझे मिक्स मत दीजिए। ऑप्शंस हैं जिसको इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शंस जिसको चाहता है। देखिए एक और साइड, इसका फ्लिप साइड देखिए, क्या एक पर्सन जिसके पास ज्यादा इनकम नहीं है वो मधुबनी पहनने का चाह नहीं रख सकता है? रख सकता है ना। तो उसको जब तक उसको पता है कि मैं एक लुक अलाइक खरीद रहा हूँ, रियल नहीं खरीद रहा हूँ, वो तो वही है ना। सोना, कोई हर लोग सोना नहीं पहन सकते, वो गोल्ड कलर पहन के जाते हैं। तो दैट इज द थिंग। बट हाउ मच एंड वेयर कि कोई गलत ना बेचे, बोले ये डिजिटल प्रिंटेड है, फिर वो खरीद रहा है, वो उसकी मर्जी है। बट एक ही जगह जहां बोला जाता है कि ऑथेंटिक सामान यहाँ मिलता है, वहां नहीं मिलना चाहिए। जैसे जो डिजाइनर्स हैं और शुरुआत होती है एक गांव में, एक बेटा बुनकर बना रहा है और फिर हम जाके उसको डिजाइन हाउसेस में देखते हैं, तो जो रेट का फर्क होता है, द लीस्ट पेड इज द क्राफ्ट्समैन। आई एग्री विथ यू। तो व्हाट डू यू से ऑन दैट? My heart goes out to them and that's why I work with craftsmen and artisans कि उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। मैं अपने तरीके से स्लोली बट श्योरली आई एम सेंसिटाइजिंग एवरी एंड यूजर कि भाई आप आर्ट जो प्रैक्टिस करती हैं, आर्टिजन को साथ लेके चलिए और बीच के सब हटा दीजिए, तो देन यू योरसेल्फ नो। आई एम ओपन अबाउट दैट एंड ये हमें बहुत इसके लिए बहुत इनर कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हमारे साथ लोग बढ़े, सिर्फ एक ना बढ़े, सब लोग साथ बढ़े, तभी उद्धार होगा ना। एक ही आदमी सोचे मेरे ही पास सब कुछ हो तो कुछ उद्धार नहीं होने वाला है। हाँ, मैं अपने काम का एक ये लेवल में मैं अपना काम लाया हूँ, तो मेरे साथ मेरे आर्टिजन से उठ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनके बलबूते पे मैंने अपना काम इतना आगे बढ़ाया। तो ये हर डिजाइनर या हर इंडिविजुअल शुड थिंक अबाउट दिस, देन ओनली इट विल बी। लखनऊ में एक गांव है जहाँ पे चिकनकारी का जो सारे ये जो उनका क्या बोलेंगे, उनकी जो कम्युनिटी है चिकनकारी जो काम करते हैं, तो वहाँ पे एक मेरी किसी से बात हो रही थी जो करती है, काम करती, तो वो बता रही थी हम लोग के यहाँ से बहुत शादी के लहंगे बन के जाते हैं, और जिस तरह से वो बताते ना, मैं पैसा मिलता है, बहुत दुख होता है सुन के, बिकॉज देन इट इज सोल्ड इन लैक्स। और उनको क्या मिलता है, उन लोगों को मतलब हार्डली पीनट्स, बेचारों का बस ये है कि गुजारा चल रहा होता है और जिस कंडीशन में रह रहे होते हैं। तो ये स्थिति जो बुनकरों की, जो वीवर्स की, जो क्राफ्ट्समैन की है, आई डोंट थिंक ये कब चेंज होगा, ये ऐसे ही चलता नहीं, सब चेंज होगा। ऑनलाइन जैसे जब से हुआ है, बहुत सारे आर्टिजन्स, वीवर्स, क्राफ्ट्समैन अपना वेयर्स सीधा वो ऑनलाइन डालते हैं, विजिबल हैं, तो आप ज्यादा वो नहीं कर सकते। हाँ, जो बहुत रिमोट है या जो बंधे हुए हैं उनका मुझे आई डोंट हैव अ सोल्यूशन कि कोई किसी के पास है। बट ये यहाँ पे वो आना चाहिए, एक सेल्फ थिंकिंग ओनली कि हाउ मच शुड आई कीप फॉर माई सेल्फ और हाउ मच शुड आई सपोर्ट, क्योंकि एवरीबडी हैज द राइट टू एस्पायर फॉर थिंग्स। अगर हम रोते रहते हैं ये बोल के हमारे क्राफ्ट्स छूट रहे हैं, हमारे आर्टिजन्स काम नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उनके बच्चे नहीं ले रहे, तो हम ही जिम्मेदार हैं। एक साइड से हम उनसे बार्गेन करते हैं, या हमने एम्प्लॉय किया है तो हम उनको फुल पेमेंट उनका जो होना चाहिए वो अपने लेवल का नहीं करते हैं, तो उनके बच्चों का जब एस्पिरेशंस मीट ही नहीं होते, डिमांड्स मीट ही नहीं होते, उनकी ख्वाहिशें पूरी ही नहीं होती है, तो वो क्यों ये प्रोफेशन को आगे लेगा? उसको इंस्पायर करने के लिए अब आप सोचिए, एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाता है, तो वो बच्चा देखता है कि माय फादर एंड मदर आर डूइंग वेरी वेल and they are living a life what one should be and I get whatever I want, so maybe ये profession मुझे लेना अच्छा है। वो दूसरी बात है, हो सकता है उसको कोई और इंटरेस्ट very unlike in this area because वो उसका वो मीट ही नहीं होता है ना। जब वो मीट हो तब वो भी बोले नहीं, दिस इज अ वेरी वंडरफुल प्लेस, मैं अपने गांव में रह के मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे शहर भागने की जरूरत नहीं है। तो वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, ईच वन ऑफ अस इज रिस्पॉन्सिबल। मैं तो
हमारे घर सिस्टम में ये है कि आपको एक साल में कितना भी गिफ्टिंग करना होता है, आप सोचिए क्या कुछ देना है सब लोग, कितने आपके फ्रेंड्स हैं, इतने बर्थडेज हैं, इतने एनिवर्सरीज हैं, इतने वो पार्टीज हैं, व्हाटएवर। इसके लिए Crafts, आप एक handicrafts. हैंडीक्राफ्ट चूज करिए, पूरा ऑर्डर करिए, उनसे लीजिए। आप सी ईच वन ऑफ अस इफ वी डू वी बिकम सेल्फ रिलायंट, एंड वो बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है एक ही जने से ले, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आर्टिजन्स। इस बार आपने कुछ सोचा, अगली बार कुछ सोचिए, या गो टू दीज फेयर जहाँ मिलते हैं सब कुछ। अब तो सब एक्सेसिबल होता जा रहा है। And luckily we have so much in Delhi, इतने मेले लगते हैं, इतना एग्जीबिशंस लगती रहती है, तो बिल्कुल मिल जाता, बहुत इजीली बिल्कुल। अवेलेबल है। तो हमने कुछ सुना है आपके बारे में, अच्छा ही सुना है कि आपके जो आप डांसर्स के सारे डांसर्स के हर फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस के कॉस्ट्यूम्स बनाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डांसर्स शायद बहुत अच्छा नहीं उनका परफॉर्मेंस होता है, पर आपके जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो जब पहनते हैं तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्मेंस पहुंच जाता है। तो क्या ये सच है? ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी, मैं ये सोचूंगी कोई जो परफॉर्मेंस करने स्टेज पे आया है, जब उसकी सोच उसको एक्स्ट्रा एनहांस करने के लिए है, या वो व्हेन दे हैव want to distinguish their differentiate and distinguish their own production, तब वो डिजाइन की तरफ देखते हैं। जब वो डिजाइन की तरफ देखते हैं तो हम स्केचबुक फिर शुरुआत से कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट था, और उसके डेप्थ से हम शुरू करते हैं, तो वो एक लैंग्वेज ही अलग हो जाता है, तब वो एक्सप्रेशन अलग हो जाता है, तो वो विजुअल वोकेबलरी उसका बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इसलिए लगता होगा लोगों को, पर अब डांसर में कुवत है तभी स्टेज पे है, नहीं तो कहाँ होंगे। नहीं, पर कई बार कॉस्ट्यूम्स अलग लेवल पर डेफिनेटली ले जाते हैं। I'll take it एज अ कॉम्प्लीमेंट, I'll take it as a compliment. डेफिनेटली। जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं ये भी स्टोरी टेलर्स होते हैं क्या? बिल्कुल, टोटली। कॉस्ट्यूम कैन मेक और ब्रेक अ शो। आपका, मैं कॉन्स्टेंटली यही कहती हूँ कि डांसर के डांस करने के पहले कॉस्ट्यूम मूड सेट कर देता है कि डांस कैसे होने वाला है, ऑडियंस बैठेगी या नहीं बैठेगी। अच्छा, ऐसा भी होता ऐसा है? भी होता है कि आप वो देखेंगे और उनको अगर इंटरेस्टिंग लगा तो वो बैठे ना, क्योंकि वो उसका लैंग्वेज है, कुछ हो रहा है, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम, स्टेज सेटअप, एंड देन द चार्म ऑफ द डांसर कम्स इन। तो ये पिलर बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ परफॉर्मेंस के 4 बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। परफॉर्मेंस तो है ही, डांस तो है ही, उसके बिना शुरुआत ही नहीं है, बट स्टेज सेटअप, कॉस्ट्यूम्स, लाइटिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, और इन चारों पिलर से ये इमारत खड़ी होती है। तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट्यूम जो है वो एक परफॉर्मर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। परफॉर्मेंस को तो ले जाता है, ये पता है मुझे, परफॉर्मर को नहीं पता। आपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी किए, काफी सारे किए, तो अभी हाल में ही हुआ, लास्ट ईयर हुआ, बिफोर लास्ट ईयर जो 26 जनवरी को हुआ, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। शुरुआत किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2022 में वंदे भारतम करके, तो कॉन्सेप्ट ही अलग था कि इसका पूरा एक लुक आना चाहिए, तो आई इंट्रोड्यूस्ड कॉस्ट्यूम डिजाइन इनटू इट। उसमें कलर लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ऑल दैट, सारे डांस फॉर्म में कैसे मेल्ट होता है, फिर एक्सप्रेशन कैसे होता है, फिर फाइनली हाई मोमेंट में क्या होता है, पूरा उसका किया था। तो इट वॉज वेरी वेल अप्रिशिएटेड। उसके बाद हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया था अनंत सूत्रा करके, विच इज आई सेड द एंडलेस थ्रेड, कि हमारे संस्कृति के थ्रू कितने हमारे वीव्स हैं। तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल द स्टेट्स, 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को मिला के हर स्टेट का वीव, प्रिंट, एम्ब्रॉयडरी जो भी है, वो सबको मैंने वहां पे राजपथ पे, कर्तव्य पथ पे डिस्प्ले किया था, 3 किलोमीटर दोनों साइड। पूरी साड़ी जो बिल्कुल साड़ीज को माउंट किया था 22 फीट हाइट पे, और वो पूरा का पूरा डिस्प्ले था। एंड कितने किलोमीटर्स बताया? 3 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर बोथ साइड, सो 3 किलोमीटर्स। एंड देवर 1900 साड़ीज, और हर 5th और 8th साड़ी पे उसका इलस्ट्रेशन भी था, और कैसे ड्रेप करते हैं, हमारे अलग अलग स्टेट, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग सेक्ट के अलग अलग ड्रेप्स भी हैं, किस तरीके से वो पहनते हैं। तो उसमें मैंने सिर्फ साड़ियां ही नहीं रखी थी, ड्रेप्स भी रखे थे, क्योंकि हमारे अरुणाचल भाई बहन साड़ी नहीं पहनते, मगर वो गले पहनते जो रैप स्कर्ट जैसे होता है, तो उसको भी मैंने डिस्प्ले में किया था। तो ऑल ओवर इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और उसके बाद हाल ही में एकता दिवस क्या था, जो
जिसका कॉन्सेप्ट से लेके एग्जीक्यूशन एंड सिनेमोग्राफी एंड एवरीथिंग गुजरात वो में। गुजरात में केवड़िया में किया था, जो बहुत ही बच्चों को जिन्होंने डांस किया, जिन्होंने कॉस्ट्यूम में ना बहुत खुश हुए। इनफैक्ट ये उसी का एक कॉस्ट्यूम है मोहिनी एटम का, अच्छा। ट्विस्ट इन द मोहिनी एटम, कि वही हम ट्रेडिशन को कैसे आगे भी ले जाएं, उसको कंटेम्परराइज भी तो करें। इसमें क्या ट्विस्ट आपने क्या किया आप देखिए, आपने मोहिनी एटम कॉस्ट्यूम देखा है तो पता होगा आपको कि यूजुअली वो फ्रंट फैन रखते हैं ओ अपना यस, गोल्ड हाँ में हाँ पूरा, हाँ तो उनमें राइट। कलर इंट्रोड्यूस करके उसकी प्लीटिंग अलग करके थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा द वे। एंड ऑल्सो जब आप 800 लोगों के लिए कॉस्ट्यूम बना रहे हैं, वी ऑल्सो हैव टू थिंक द इकोनॉमिक्स ऑफ इट, वायबिलिटी, जल्दी से तैयार होके जाए, कंफर्ट लेवल जाए, तो बहुत कुछ आ जाता है उसके बीच में। तो उस हिसाब से किया था हमने ये। सो ये एक वन ऑफ देम है। ऐसे ऑल 9 क्लासिकल फॉर्म्स के लिए किए थे, तो वहां पे सबके लिए तो टोटल जी कितने 800 बच्चों ने? 800 लोग थे टोटल। तो 800 के 800 के कपड़े सब सब आपने सब यहीं स्टूडियो से बन के जाते हुए? स्टूडियो से डिजाइन हुए, हमारे पास अपने वो सेटअप है, तो इतने से स्टूडियो में वो सब नहीं बन हाँ सकते हैं, ऑब्वियसली, हाँ बट आपकी फैक्ट्री होती है फैक्ट्रीज जहाँ में पे। हाँ बन के सब वो हुआ था। इनफैक्ट उसको जिस तरीके से हमने वहां पे प्रेजेंट किया था, और हर आदमी ने अपना एक हैंगर लिया जिसमें उनका नाम कॉस्ट्यूम के साथ लिखा था, बड़े खुश होके खुश हर हो, बच्चा हाँ। गया जो डांसर चाहता कि उनको ऐसे मिला है। और कई लोगों ने ऐसे फोटो लेके इंस्टाग्राम में डाला कि हैव अ कॉस्ट्यूम हियर, तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और द स्केल पे जब कर्तव्य पथ पे, या इस बार तो केवड़िया में होता है, जो स्केल पे काम करते हो ना, उसका अलग ही विगर होता है। और वो स्पेशली कर्तव्य पथ में फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था, हमने एक पीकॉक इंट्रोड्यूस किया था उसमें। तो उसमें और क्या कलर, उसमें क्या कलर वो वाला ब्लूज में था, और पर्पल एंड ब्लू, हाँ। एंड पीकॉक सेंटर में वी लोग के आता है, और पीकॉक खुलता था ऐसे बड़ा सा, पूरे उसके विंग्स खुलते हैं, और पूरा कंटेम्प्ररी एंड कथक दोनों मिलके डांस होता है। तो उसका जो चार्म था ना, जो मैजिकल। और जो पीकॉक को वहां सेट कर रहे थे ना, तो वो ऑन द रोड, बिकॉज उसकी हाई वेलोसिटी विंड में वो उसको खड़ा होना है, वो गिरे ना, और वो ट्रॉली में जा रहा है। इट वाज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। तब आपको ये नहीं लगता कि अपने 72 आवर्स खड़े होके काम किया कि नहीं, तब नींद वींद अपने आप चली जाती उस है। समय कितने बच्चों के लिए आपने डिजाइन उस टाइम 600 लोग थे। कितना टाइम लगता है इतने बच्चों के लिए कपड़े, मतलब जो आइडियली तो आपको काफी टाइम चाहिए होता है, बट हमारे पास हमेशा क्रंच ऑफ टाइम होता है, इसलिए फिर रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ते हैं। उसमें यही होता है कि see nothing is an ideal situation. We want to bring the ideal, but eventually you will be able to do at some point of time कि इतनी हम लोगों की प्लानिंग होनी चाहिए, एंड इतना हम लोगों को बड़े ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इतना हमें टाइम चाहिए टू मेक अ ग्रास रूट चेंज। जो मेरा उद्देश्य ये करने का ये है, इसलिए कि मैं ग्रास रूट चेंज लाना चाहती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि एवरी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आर्ट फॉर्म निकला है, वहाँ के आर्टिजन्स काम करें, वहाँ के टेलर्स को मैं ट्रेन कर दूँ, उनकी स्किल्स डेवलप कर दूँ, सो नॉलेज इज डिसेमिनेटेड अक्रॉस द कंट्री। इट डजंट हैव टू बी मेड इन दिल्ली, सब जगह जा सकता है, वो सेंटर्स बने। तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए, बट पहले लाइक शेर के मुंह में खून चकाना पड़ता है ना, तो पहले कॉस्ट्यूम से क्या फर्क पड़ता है वो चकाया है, अब आगे देखें क्या होता है। सरकारी लोग समझ जाते हैं आसानी से ये। अब समझ रहे हैं तभी बुला रहे हैं। मतलब ग्रास रूट पे आप चेंज लाना चाह रही है, हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड, दैट्स द क्वेश्चन। वो तो धीरे धीरे होता है ना, कोई भी चेंज ओवरनाइट तो होगा नहीं। आप चाहेंगी और आप करेंगी, अब 2 कदम बढ़ेंगी, 2 कदम पीछे, फिर 4 कदम आगे बढ़ी, 1 कदम पीछे, तो धीरे धीरे प्रोसेस है, बट एफर्ट तो करना ही है। मगर द पॉइंट इज वो समझ रहे हैं ना, तभी वो बुला रहे हैं, बिल्कुल हाँ। और वो धीरे धीरे पर्कुलेट होगा। इतना तो मैं बोल सकती हूँ कि आज से 35 इयर्स हो गए मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हुए। ये कोई नहीं जानता था कि कॉस्ट्यूमिंग इतना प्रोफेशनल लेवल काम होता है, बट अब लोग जानते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि द वे पीपल वेयर कॉस्ट्यूम्स नाउ, एवरीबडी आई हैव नॉट डिजाइंड, देयर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर डिजाइनिंग, बट उसमें ये है कि चेंज आ रहा है, पीपल आर टेकिंग दिस अप एज अ प्रोफेशन। पहले क्या होता था, डांसर्स अपने एक टेलर को बिठा देते थे, यहाँ ये कर दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ से टाइट है, यहाँ से लूज है, ऐसे बनाते थे। हाँ, इनफैक्ट मैं वही कहने जा रही थी कि जो डांस फॉर्म है, जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसमें आप चेंज लेकर आए कॉस्ट्यूम्स में। अदरवाइज एक ट्रेडिशनल, एक भरतनाट्यम की फॉर एग्जांपल एक कॉस्ट्यूम है, तो सालों से हम वही टिपिकल सी देख रहे हैं, बट यू हैव ब्रॉट दैट चेंज। तो कितना मुश्किल था एक आर्टिस्ट
आर्टिस्ट को उस चेंज को एक्सेप्ट करना और आपको उनको कन्विंस करना कि अब इट्स हाई टाइम, मतलब वी शुड ब्रिंग अ चेंज। क्योंकि हम भी जब देखने जाते हैं ना प्रोग्राम, एक जब चेंज कॉस्ट्यूम में होता है डेफिनेटली एक फील अच्छी आती है कि चलो थोड़ा सा एक कुछ अलग है। कुछ अलग है, अदरवाइज वही मोनोटनी सा होता है। हमें पता है एक क्लासिकल डांसर कोई भी आ रही, कथक आ रही, तो हमें पता है ये पहन के आएगी, भरतनाट्यम ये पहन के आएगी, बट यू ब्रॉट दैट चेंज एंड इट्स वेरी यू नो एक इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ Refreshing. फ्रेश, रिफ्रेशिंग ब्रेथ ऑफ फ्रेश, अच्छा लगता है देख के। तो कितना मुश्किल था आर्टिस्ट को कन्विंस करना। टू आंसर दैट क्वेश्चन ना, शुरुआत में तो थोड़ा सा डिफिकल्टी तो हुआ था, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी नहीं हुआ था, क्योंकि एक सडनली कोई आ जाता है कि मैं आपका कॉस्ट्यूम डिजाइन करूंगी और उसको ये ला सकती हूँ, ये चेंज ला सकती हूँ, वो चेंज ला सकती हूँ। तो एक कंफर्ट लेवल जो होता है ना कि आई नो व्हाट माय बॉडी इज, आई नो व्हाट लुक्स नाइस ऑन मी, व्हाट कलर सूट्स मी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, वो आई नो को शी कैन डू बेटर आना बहुत लंबा जर्नी होता है। तो शी कैन ऐड टू माय परफॉर्मेंस, वो लंबा जर्नी होता है। तो इसलिए वो टाइम तो लगा, बट आई वुड नॉट से कि लोग बहुत रिजिड थे। फॉर वॉट एवर रीजन मेरा एंट्री इनटू द इंडियन क्लासिक कॉस्ट्यूमिंग केम, इट वाज एन एंट्री फ्रॉम आउटसाइड। इन टर्म्स मैंने पहले अमेरिका के लिए किया, पहले यूएस के लिए किया और कपल ऑफ शोज किया, फिर वहां से एक इंडियन आर्टिस्ट ने मुझे बुलाया कि भाई आई वांट टू वर्क। तब मल्लिका साराभाई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन व्हेन आई वाज वर्किंग विद द अमेरिकन डांस कंपनी। एंड उसके बाद अनीता रत्नम, फिर गीता चंद्रन, धीरे धीरे लिस्ट, फिर आदित्य मंगलदास, ऐसे करते 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 सोनल मानसिंह जी, लाइक दैट जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, and the arena just kept increasing and the play field got increasing and people had more confidence in what I was doing and they thought कि मैं जो कर रही हूँ it is making a difference and also the एक response तो immediately मिल जाता है, जैसे आप कह रही हैं कि जाके देखने से थोड़ा अलग दिखता है। चेंज, मतलब चेंज इन अ भरतनाट्यम कॉस्ट्यूम, वही एक बहुत बड़ा एक चेंज दिख रहा था। स्टेज पे भी बहुत अच्छा लगता है देख के। मतलब एक अगर कोई सब्जेक्ट पे अगर आप कर रहे हैं, लाइक आई रिमेम्बर दैट गांधी जो Correct. गीता जी का, जो गीता चंद्रन जी का था, तो उसमें एकदम डिफरेंट कॉस्ट्यूम थी विच वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, वेरी Correct. अनयूजुअल। तो बहुत अच्छा वो लग So रहा था। usually when I'm working with a डांसर तो उनका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो एक ट्रेडिशनल मार्गम करती हैं तो मैं आई ट्राई टू कीप टू द ट्रेडिशनल लुक, बट आई सी द एज, the body, the kind of movements they're doing, what will look nice on her, what will work for her, और उसी मार्गम में उन्होंने क्या थीम लिया, कोई अगर कृष्णा का कर रही है या शिवा का कर रही है या कुछ भी जो भी है, आंडाल का कर रही है या अम्बाल का कर रही है, कुछ भी, तो उसमें आई सी द कॉन्सेप्ट एंड उस हिसाब से मैं करती हूँ। बट अगर वही आर्टिस्ट एक कंटेम्प्रेरी लुक में सब्जेक्ट में काम कर रहा है तो मैं कंटेम्प्रेरी को तवज्जो देते हुए उस पे जाती हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द प्रोग्राम इज ऑल अबाउट, फिर ऑल्सो वेयर द प्रोग्राम इज, इंडियन ऑडियंस है कि वेस्टर्न ऑडियंस है, यूएस में कर रही है कि यूरोप में कर रही है, बिकॉज एवरीवेयर फाइनली एट द एंड ऑफ द डे क्या है, the show should be successful. The artist should have as many tickets being bought or visitors coming and filling up the audience, and that is I would say the tick mark in the box, ये होना चाहिए। So why, पहले तो अपने लिए डांस करते थे ना, पहले भगवान के सामने अपने लिए या मंदिर में या ऐसे करते या अपने घर में, अब वो प्रोफेशनल प्रोसीनियम में पहुंच गया। अब प्रोसीनियम में पहुंच गया तो you have to put your best foot forward, तो उसमें हर चीज में बेस्ट फुट है, म्यूजिक लो, लाइटिंग लो, कॉस्ट्यूम लो, स्टेज लो, इनविटेशन कार्ड्स लो, इनवाइटी लिस्ट लो, हर चीज हमें देखना पड़ता है ना। तो दैट इज व्हाट इज। तो जितने ये कॉस्ट्यूम्स डांसर्स के होते हैं ये सारे अपने वीवर्स के ही होते हैं, हैंडलूम्स जो अपने इंडियन हैंडलूम्स एंड वीवर्स हैं उन्हीं के ही होते हैं, या कई बार होता होगा बजट नहीं है तो आपको कुछ डुप्लीकेट लेना पड़ता होगा? बिल्कुल, मैं ज्यादातर वीवर्स के साथ इंडिविजुअल कॉस्ट्यूम्स बन रहे हैं या कॉन्सेप्ट कॉस्ट्यूम्स बन रहे हैं तो मैं ट्रेडिशनल फैब्रिक्स और वीवर्स से लेती हूँ, बट बहुत बार बजट कंस्ट्रेंट्स होता है, देन कंट्री स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे अगर यूएस से कोई बोल रहा है मेरे पास कोई सुविधा नहीं है इन चीज़ों को ड्राई क्लीन करने को या कुछ करने को, मुझे ऐसे कॉस्ट्यूम्स दीजिए जो इजी टू यूज हैं,
रियली कॉटन्स और सिल्क्स तो वहाँ यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि ना वो वॉश कर पाते ना वो ड्राई क्लीन कर पाते हैं उसको, और उसको कैसे वो मेंटेन करें, जितना का कॉस्ट्यूम नहीं होगा उतना मेंटेनेंस में जाएगा। सो देन वी हैव टू यूज ब्लेडेड फैब्रिक्स देन। तो ये सब हमें करना पड़ता है, आई एम नॉट सेइंग, पर उसमें भी मैं ऐसा करती हूँ कि जो ज्यादा यूज होता है उसको मैं फिर यू नो ब्लेंडेड में लेके बाकी ट्रेडिशनल फैब्रिक्स बॉर्डर्स उन सबको मैं मिक्स करती हूँ ताकि वो लुक वही आए। सो इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट, इट्स अबाउट द लुक एट द एंड ऑफ द डे कि जो मैं दे रही हूँ वो लगे तो एटलीस्ट वो वीवर्स से आया। उसमें भी बहुत एक फ्लैट सैटिन लेके पहनाओ या एक ब्यूटीफुल फैब्रिक जो टूल वीव में हो या मैटी वीव में हो, कुछ अच्छे इसमें हो, वो पहनाओ, वो आपके ऊपर है। दैट सेंसिबिलिटी हैज टू बी देयर। कोई भी कॉस्ट्यूम बन रहा है वो ये नहीं इसलिए नहीं बन रहा कि इन्होंने एक रेड कलर मंगा दिया है, रेड में इन्होंने कॉस्ट्यूम मंगाया या कुछ है, बट वो रेड्स में भी कौन सा रेड, वो कौन सा वीव, वो कौन सा टेक्सचर, उसमें क्या मिलने से वो इफेक्ट आएगा। अगर वो दुर्गा बोलना चाह रही है कि काली बोलना चाह रही है कि सिर्फ कोई देवी या लक्ष्मी बोलना चाह रही है, वो रेड ही इन सब में आता है, तो उसको वो कौन सा रेड है जो उसको जाएगा, तो ये देखना पड़ता है मुझे। तो ये डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री जो है, दिस इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रीज जहाँ पे वेस्ट मटेरियल बहुत निकलता है। तो इसका क्या होता है, रिसाइकलिंग होती है या पहाड़ी एक कूड़े की पहाड़ी जैसे है वैसे ही बन जाती है, या क्या आप करती हैं रिसाइकल? मैं हमारा स्टूडियो 100% जीरो वेस्ट है। अच्छा। क्योंकि हम कोई कतरन भी वेस्ट नहीं करते, हम उसको रिसाइकलिंग में डालते हैं, या तो यार्डेज बनने चला जाता है या उससे एक्सेसरीज बनते हैं, हेयर एक्सेसरीज बनते हैं, पोटली बैग्स बनते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं उसको हम ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं करके सारी एक्सेसरीज आप ही यहाँ बनाते हैं या हाँ दे बिल्कुल देते हैं? बाहर भी देते हैं, यहाँ भी बना, सैंपल्स तो यहीं बनते हैं। हाँ। मगर जब प्रोडक्शन है तो और बहुत सारी ट्रेनिंग्स के लिए दे देते हैं, जैसे बहुत सारी संस्थाएं जहाँ बच्चे सीखना चाहते हैं वहां भी दे देते हैं, टॉय मेकिंग के लिए देते हैं। तो आई डोंट वेस्ट एनी फैब्रिक्स, हमारा बहुत सारा रेंज ही रिसाइकल रेंज, हमारा एक रेंज है जिसमें हमने फैब्रिक को यार्न से बनाया है, हमने पैचवर्क से बनाया है, उसमें कढ़ाई करके बनाया या उसके कोई प्रोडक्ट्स बनाए, तो डिपेंडिंग ऑन क्या रहता है उससे हम उसको अपसाइकल करते रहते हैं। तो आई बिलीव दैट फैब्रिक्स हैव अ लॉन्गर लाइफ। और हर जैसे बहुत सारे लोग अपने ओल्ड साड़ीज लाके बोलते हैं कि इस समय क्या करूं, सो एवरी साड़ी हैज अ टेल राइट, तो उनको मिला के टू मेक वंडरफुल थिंग्स। अब तो देखिए आपके बड़े डिजाइनर्स सारे नामी डिजाइनर्स पैचवर्क के लहंगे बना रहे, जो हमारी ट्रेडिशनल ये था उसको एक ट्विस्ट दे के उन्होंने दे दिया। नहीं तो आप यूपी की हैं, आप खुद जानती हैं कैसे गोदड़ी बनाते थे, या राजस्थान में बनाते हैं, गुजरात में सब लेयर्स लगा के उसमें टांका लगा के, तो ये तो हमारा वही था, ट्रेडिशन ही था। सो तो और हमारा ट्रेडिशन और जापानीज ट्रेडिशन बहुत आसपास चलता है, क्योंकि उनके पास भी यही टेक्निक है कि कपड़े पे लेयर करते रहो और उसमें तगाई कर रहे हो और स्ट्रॉन्ग बना दो उसको। तो ये एक दूसरे से सीखने का बहुत मिलता है कि दिस इज समथिंग दैट द टाइम ऑल्सो वांट्स, कि हम वेस्ट ना करें मटेरियल को, एनवायरनमेंट को बर्बाद ना करें, लैंडफिल्स में ना डालें और उसको रिसाइकल। तो बहुत सारी जगह है, जस्ट नॉट द डिजाइनर्स, जहाँ कपड़े का काम होता है, फैक्ट्रीज हैं, छोटे छोटे दर्जी है जो काम करते हैं जगह जगह पे, उन लोग के पास भी इतना कचरा निकलता है, और सब तो ये काम नहीं करते होंगे, डेफिनेटली नॉट। तो वो मतलब वो सब फिर कचरे में ही जाता होगा, पहाड़ियों में चला जाता होगा, लैंडफिल्स जो है वहां पे सब फेंकता होगा। तो कोई ऐसी संस्था है जो अगर वो उठा के ले जाए और उसका कुछ उसका रीयूज करे, रिसाइकिल करे, एटलीस्ट जो इतना जो एनवायरनमेंट का जो बुरा हाल हो रहा है उससे थोड़ा बच सके? ये तो सही बात बोल रही है आप कि बहुत सारा वेस्टेज गारमेंट से होता है। वो गारमेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। हम सोच रहे होंगे प्लास्टिक की पोल्यूटिंग है, गारमेंट उससे भी ज्यादा। लैंडफिल्स जगह जगह पे लैंडफिल्स बने हुए हैं, आइलैंड्स बने हुए हैं ड्रिफ्ट होते हुए, और लोग ऐसे आपको डिस्कार्ड करते हैं। और ये सब चला है ऑनलाइन क्विक बाइज, यू नो, बाय वन गेट टू फ्री, ऐसे वाले सब कॉन्सेप्ट है कि सस्ता टिकाऊ लो, आज के लिए पहनो कल फेंक दो। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये थ्रो अवे कल्चर से वापस हटना है, एंड हमको अपने लेवल पे एक एक को यही बोलना है कि
एक सस्ते के पीछे मत जाओ, अच्छा लो, बार बार पहनो, एंड इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि तुम रिपीट करो उसे। तो ये तो अपने लेवल पे हमको हर एक को अपने घर से लेके सबको बोलते चलना है, जितने लोग हमारे एसोसिएशन में उनको बोलना है, वी हैव टू वॉक द टॉक, खुद भी यही करना है कि हम भी उतना ही मिनिमम लिए मगर ये काम करें। और बहुत सारी संस्थाएं जो ये काम कर रही है, एक तो गूंज ही है जो आपके ओल्ड क्लोथ्स ले लेती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उन्होंने शुरू किया क्लीन क्लॉथ कॉन्सेप्ट के साथ, जब चादरें लेके वो गाँव गाँव में सैनिटरी नैपकिन बना के देती थी, उधर से उनका काम शुरू हुआ। पर अब वो बहुत कुछ आगे, डेनिम्स लेती हैं, उसके बैग्स बनाते हैं, आप दिल्ली हाट या ब्लाइंड स्कूल या ऐसी जगह में जाइए, एग्जीबिशन में वो लगाते हैं। मिलता है ऑनलाइन मेरे को पता नहीं, शायद मिलता हो, बट गूंज एक एसोसिएशन है जो कर रही है। और इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम भी किया था, हर जगह मंदिरों में चद्दर चढ़ाते हैं माता को, लाल चुन्नी, ये वो, इन्होंने ये सब जो जो ये है कलेक्ट करके सब विलेज विमेन के लिए लहंगे बना के दिए। कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, सोचिए कि एक लहंगा उनको मिल रहा है बना के। तो ये सोच चाहिए। और दूसरा एक बहुत ही अच्छा, जो पहले हमारे यहाँ तो पुराने कपड़े लेने का बहुत ही सिस्टम अलग था, बर्तन वाली आके लेके जाती थी, और वो कहाँ जाता था हम लोग को पता नहीं है कि वो साड़ियां यहाँ बिक रहे हुए। मगर बाहर से ये कॉन्सेप्ट वापस आ गया हमारे पास, थ्रिफ्ट स्टोर्स करके, जो अब सेकेंड हैंड क्लोथ्स को ड्राई क्लीन करके ये करके वो बेचते हैं। ऑनलाइन इतने सारे पोर्टल्स हैं जहाँ से आप सेकेंड हैंड वाले क्लोथ्स जो अच्छे कंडीशन में वो खरीद सकते अच्छा हैं। मिलता है तो। यंगस्टर्स आज के डेट में थ्रिफ्टिंग खरीदते हैं करके। तो ये बहुत ही अच्छा है कि वेस्टेज से आप यू कैन स्टॉप द वेस्टेज, कि भाई रीयूज हो रहा है, कोई और यूज कर रहा है, सो डिफरेंट मार्केट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वो एक वो चीज है। दूसरा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो मुझे बेहतरीन लगा, कि वेडिंग के लिए सब लोग बहुत सारे पैसे खर्च करके अपने लहंगे वहंगे बनाते, बट अब रेंटल लहंगे सब मिलने लग गए, जो बहुत सारे लोग उसको आपके साइज में करके दे देंगे, रेंटल्स में ले लेंगे। तो यू डोंट हैव टू buy an expensive lehenga. You can just pick up something which you want to wear, alter it to your size, and give it back. क्योंकि जो ये लहंगा आप खरीदते हैं तो दूसरी बार तो कभी पहनने को नहीं मिलता। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कितने लोग हैं इस चीज को सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर यही होता है, सब यही कहते हैं शादी तो एक बार होती है तो हम किराए का क्यों पहने। एक वो किराया जो आ जाता है ना, उसमें तो सबको लगता है हम किराए का क्यों लें। ये सोच ही तो बदलनी है। हाँ, इसको अभी बिल्कुल ये मतलब जो रेंटेड लहंगे की मैंने देखी है दुकानें, बहुत सुंदर लहंगे होता है वहां पे। ऐसा नहीं है को किराए के नाम से दिमाग में आता ना पता नहीं क्या दे रहोगे, बट रियली गुड लहंगेस। बिकॉज वी आर यूज्ड टू थिंकिंग ड्रेस वाला एज किराया, बट ये हाई एंड वो है, क्लब्स हैं जहाँ यू हैव टू पे अ सब्सक्रिप्शन, गेट इनटू इट, और आपको आपके क्वालिटी जो आपको चाहिए वो मिलता है। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको बहुत ही पसंद है एंड यू वांट टू कीप इट, यू कैन बाय इट ऑफ। तो ये दिस इज अनदर इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। आप सोचिए कितने लड़कियां हैं आज के डेट में, कितने लोग शादियों में जाते हैं, दे ऑल लुक लाइक ब्राइड्स ओनली, इतने अच्छी तरह ड्रेस करके जाते हैं। समटाइम्स यू गो एंड सी व्हिच इज द ब्राइड एंड व्हिच इज द ब्राइड्समेड एंड व्हिच आर द गेस्ट्स, you know, so ये confusion तो रहता ही है ना। तो there are so many possibilities. Also dressed like a bride, the sisters also dressed like a bride, and the bride is a bride. Bride is a bride who may be subtler. So anyway, this we constantly see. See, with lehengas and all, they are, if there is something like that, but I find that they don't, personally I find that उनके ना इतनी वो नहीं है, रिपीट यूज नहीं है। बट साड़ी के साथ अलग है। साड़ी का तो साड़ी के साथ आप एक अच्छी साड़ी लीजिए, वो जनरेशंस के साथ आगे आप दे सकते हैं। लहंगा नहीं दे पाते क्योंकि वो स्टाइल स्पेसिफिक है। तो कहीं जहाँ कैंची लगती है तो उसका लेवल थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा मेरा, मे बी इट्स माई ब्लॉक, मे बी पीपल आर पासिंग दादी का हेयरलूम एंड उसका, जबकि मैंने खुद ही यहाँ पे बहुत रिवाइव किए कईयों के, नानियों के और दादियों के लहंगे लेके उसमें से बॉर्डर्स निकाल के आगे पीछे किए हैं। बट आई स्टिल फील दैट्स ऑल्सो एनवायरमेंट के लिए आप सोच रहे हैं तो क्लटर फ्री रहने के लिए ये कर सकते हैं। जैसे पहले अपना फर्नीचर खुद ही खरीदते थे ना, अब फर्लिंग को और ये वो इतने सारे आ गए कि हायर में आप ले लीजिए, आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। क्वालिटी वो नहीं होती है, आप जो मांगे वो मिलते हैं ब्रांड न्यू।
आप यू आस्क फॉर दिस टेबल, यू विल गेट दिस टेबल। जो उनके साइज इसमें है उसमें बेस्ट आपको देंगे। उनके रन्स हैं फ्रेश, वन रोज, सेकेंड यूज, लाइक दैट। तो इट्स नॉट एन इश्यू। और मेंटेनेंस उसमें प्रॉब्लम ही नहीं। थोड़ा भी कुछ हुआ आप फोन करके बोल दीजिए इट्स नॉट वर्किंग, इट्स स्क्रैच है, ये लूज है, तुरंत टीम आ जाती है, सेट करके चली जाती है। तो इतने सारे जो हमारे अब ऑनलाइन ब्रांड्स हो गए हैं, आज खरीदा, कल आया, पसंद नहीं आया, वापस किया, दूसरा मंगाया। इतना ज़्यादा ये मतलब हो गया है कि मतलब हम लोगों के लिए क्या क्या, मेरे ही घर में मतलब हर सेकंड बेल इज अ डिलीवरी बॉय। कभी किसी उससे आ रहा है, कभी किसी उससे आ रहा है। मतलब बच्चे हैं तो यू कांट स्टॉप देम, यू नो, होता ही है। तो व्हाट डू यू से ऑन दैट जो इतना चल रहा है मतलब? और वो जो कपड़े आते हैं, यू कैन मतलब दे आर रियली नॉट गुड क्वालिटी। मतलब ये होता है कि सस्ता मिल रहा है तो चलो थोड़े दिन चलेगा, 6-8 महीना पहना, साल भर पहना, एंड थ्रो इट अवे। So this comes back to the main question of yours, where I already said कि this is an awareness we have to say कि we don't have to look like a fresh flower every day. We can wear a older one and still look like a nice bouquet there, बट वो right? चलता नहीं है ना ओल्डर वन। शादियों में आप देख लीजिए, अगर हमें पता है कि एक ही रिलेटिव मतलब एक शादी कुछ महीने बाद आनी है, साल भर बाद आनी है, तो वी विल नॉट लाइक टू रिपीट द ड्रेस, क्योंकि हमें पता रहता है कि वहां पे जो गेस्ट है और अगली शादी के भी जो गेस्ट हैं वो कॉमन होंगे, सब बट आप ये गलत जगह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि मैं वही चार, आप मेरे कुछ 4 फोटोज देख लीजिएगा, वही साड़ियां मेरी दिखेंगी। नॉट दैट आई डोंट हैव साड़ीज, बट ये सोच अगर बदल जाए, सब में बदल जाए तो कितना सही रहेगा। बिल्कुल, बिकॉज सब सोचते हैं हमने वो मोमेंट वो फ्रेम में कैप्चर किया है और वो फोटो बार बार दिखेगा तो क्या वही तो लगेगा। बट आइडिया वाज नॉट दैट, इट वाज योर पार्टिसिपेशन व्हिच वाज इम्पोर्टेंट। तो आप खुद ही देखिए, कोई शादी का प्रोग्राम हो रहा है, लोग तैयार होके आने के अंदर आपकी शादी का सारा फंक्शन खत्म हो गया है, क्योंकि लोग सिर्फ तैयार ही हो रहे हैं। तो इट इज मोर व्हाट यू वोर एंड यू केम, बट इट्स नॉट द एंजॉयमेंट ऑफ द मोमेंट्स दैट एवरीबॉडी स्पेंड टुगेदर। सो मटेरियलिस्टिक में खत्म हो गया, रह गया, टाइम चला गया, बट जो उसके अंदर से जो निकलता है उसका टाइम ही नहीं रह वो जाता नहीं रह जाता है। तो वी हैव टू रीलुक एट अस, वी हैव टू गो बैक एंड सर्च दैट आउट फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई हम वेयर आर वी हेडिंग। तो शादी की बात हो रही है, तो आप भी शादी के वेडिंग आउटफिट्स बनाती है, तो आपके साथ कैसा होता है? मतलब यू गो विद द ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है, या यू क्रिएट विद द वीवर्स ओनली, उन्हीं से लेके किस तरह से आप क्रिएट करती हैं? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक टू द ब्राइड एंड और द ग्रूम एंड आई टेल देम टू बी वेरी सिंपल, बिकॉज मेरे को लगता है कि इट्स यू शुड नॉट put in too much of pressure on yourself or on your parents. It has to be something which should be elegant. So of course I prefer weavers fabrics, handlooms, whether it's sarees or whether this thing, and keep it simple. That's what I say, ki bhai something that can be used. So if even they want a lehenga, can it be in such a layer that you can wear your dupatta separately with your choli separately, or the whatever the layers you're wearing separately, so that it becomes 1 into 3 dresses and you cut that out and do that. ये मेरा आइडिया रहता है पूरे टाइम। और मैं bespoke करती हूँ। It's not that I take a line and I have a line, you come and pick up. You come, tell me your requirement and I'll work on your personality and make something. तो इजीली कन्विंस हो जाती है आज की ब्राइड्स जो हैं कि आजकल की ब्राइड्स बहुत सेंसिटिव भी हैं एंड बहुत खुददार भी हैं। पहले जैसे नहीं कि माँ बाप सब कुछ करेंगे। They are also very very strong in contribute. No, that's it. I want just one outfit. Off late, मैं जितने नए लड़कियां मिल रही हूँ, they just want one outfit for one. It's a 1-day program. सुबह ये पहना है and by the time it's afternoon, हमारा फेरा वेरा हो जाता है and we'll have a cocktail. I'll just change dupatta or just wear a sari and come. That's it, done. So that is easy going. Because they also understand the economics of it. कि क्यों किस लिए हम ये वेस्ट कर रहे हैं. So आई थिंक वो शिफ्ट आता है, एक होता है ना, एक ओवरलोड होता है फिर। बट हर तरह का भी है, बिकॉज वो बिग फैट वेडिंग्स भी हो रही है, हाँ, मीडियम भी हो रही है, और जैसा आप बता रही है उस तरह की भी हो रही है। तो हर तरह का वो क्राउड है मार्केट में। वो तो है ही। That's why business is booming everywhere. बिल्कुल, चाहे आप किसी भी लहंगे की दुकान पे चले जाइए, उतनी ही भीड़ होती, चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा हो, सबके बिजनेस चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। I agree. शादी में जो हम कपड़े खरीदते हैं, जो दुल्हन के कपड़े होते हैं जो आते हैं, वो आज की और पहले में बहुत फर्क आ गया। पहले हमारी मम्मियों को लगता था, जो हमारी जनरेशन है, कि हर स्टेट का एक होना चाहिए,
हर स्टेट का नहीं, फिर भी एक होना चाहिए जो ओरिजिनल सिल्क होता था सब कुछ। आजकल अब वो सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो अगर किसी को लेना हो, मतलब रियल जो जेन्युइन जो वीवर्स से अगर लेना हो, तो कहाँ से ले सकता है वो अपना? अगर शादी के जोड़े बनाने हो तो कहाँ से शॉपिंग कर सकता है? तो ये आपने बहुत ही सही पूछा। अगर आपको याद है, पहले ये कपड़ों को दाजवरी बोलते थे, अब उसे ट्रूसो बोलते हैं। हाँ, सो वो ट्रूसो आते फर्क फर्क इन्फ्लुएंस हो। कहाँ से आया है वो तो आप देख ही रहे हैं। सो ट्रेडिशनल फैब्रिक, एक ये पॉइंट होता था कि इनिशिएट करते थे पेरेंट्स कि भाई देखो हमारे कंट्री में क्या क्या अवेलेबल है, और ये ओकेजन है जहाँ हर स्टेट का हर काइंड ऑफ वीव, चाहे वो हिमरू हो, चाहे वो पैथनी हो, चाहे वो कांजीवरम हो, चाहे वो पटोला हो या पोचमपल्ली हो या सांबलपुरी हो, अलग 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 वीव्स, अलग अलग साड़ियां इकट्ठे करके ये यहाँ यहाँ से हैं। हाँ, तो ये वैरायटी भी हो जाती है, कलर्स भी हो जाते हैं, और उनका ट्रूसो बन जाता था, ये दाजवरी में आ जाता था। पर अब ट्रेंड आ गया कि ये कलर ट्रेंडिंग है, ये फैब्रिक ट्रेंडिंग है, तो हम दो चीज लेंगे, हम वी विल बी इंस्पायर्ड बाय द बॉलीवुड एंड वील वेयर समथिंग लाइक दैट। तो ये which is not a very beautiful concept because it is very momentary, it's not a beautiful purpose। इसमें आप हर स्टेट से ले रहे हैं तो अपने तरीके से सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक डिजाइनर पास गए और आपने एक चीज उसके पास जो है उसमें 4 चीजों में आपने एक सेलेक्ट किया, और वो सेलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, बजट्स नहीं होते हैं इतने, और तो उसके बाद आप निकल जाते हो। बट यस, अगर आपको ट्रेडिशनल वीव से प्यार है एंड यू वांट टू मेक इट अ होलिस्टिक फील, देन स्टेट एम्पोरियाज आते हैं, फैबुलस एग्जीबिशंस, अभी जैसे सिल्क एग्जीबिशन लगता है दिल्ली में, या जेन्युइन होती जो सिल्क बहुत एग्जीबिशन, अच्छे जो जो सिल्क एक्सपो करते भारत हैं। मंडपम में अभी हाँ, अभी सिल्क हाँ, एक्सपो लगा, ब्यूटीफुल फैब्रिक्स, ब्यूटीफुल दिस थिंग। सूरजकुंड मेला में भी लगता है, अच्छे फैब्रिक्स आते हैं हर जगह, आगा सारा खान हॉल, रेंज मिलता है, आगा आगा खान, खान में लगता है, हाँ। और बहुत सारे ओरिजिनल जेन्युइन लोग ला के लगाते हैं। आप कोऑप्टिक्स ले लीजिए, आप यहाँ सारे एम्पोरियम रोड्स में देख लीजिए। और अगर बे टाइम पे है आपका कुछ, कि आपके पास टाइम नहीं है, देन शॉप्स चले जाइए जो अच्छे रेप्यूटेड शॉप्स हैं, उनसे भी मिलते हैं। एक जमाने में हम लोग खजाना जाके जेन्युइन फैब्रिक्स लेके आते इवन थे। खादी भंडार में मुझे लगता है सारे फैब्रिक्स मिल जाते हैं वहां पे। हाँ, पर वो खादी ओरिएंटेड ही होते हैं ना, तो सब लोग खादी नहीं पसंद करते हैं। बट आप बाकी जगह जाके देखेंगे तो वो मिल जाएंगे आपको, खादी में से टसर सिल्क और ये सब मिल जाते हैं आपको। सो कलेक्शन आपका वास्ट होता है, एंड यू हैव अ स्टोरी फॉर एवरीथिंग कि ये यहाँ का है, एंड दैट इज कनेक्टिंग यू टू योर ओन रूट्स। तो उसकी ब्यूटी अलग है। तो ये बहुत बार ऐसा होता था, जैसे कलेक्शन होता था, एक साथ कोई नहीं खरीदता था, तो आपके फादर अगर लखनऊ गए से वहां से एक चिकनकारी लेके आ गए, अब वो महाराष्ट्र गए तो या तो खान या पैथनी ले आए, कांजीवरम गए या मद्रास गए तो एक ले आए, तो धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। और वो साड़ियां आज तक चल रही है, इतने इतने साल। हमारी मम्मियों की भी जो साड़ीज है अभी तक चल रही है, और इतनी अच्छे कंडीशन में, बिकॉज दे ओरिजिनल, जो खरीदते थे ओरिजिनल होता तो था। वही ना, उस टाइम पे उन्होंने जो खरीदा बहुत बढ़िया वाला था, और क्राफ्ट्समैनशिप भी बहुत अलग था। और अब भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, बट यू हैव टू खरीदना, लुक फॉर इट, उसे खरीद के उसे अपने उसमें डालिए, और उसका इम्पोर्टेंस समझाना और समझना पड़ता है। और उसकी लुक और फील भी अलग आती है। वो आप एक पहनते हो और एक फैशन के हिसाब से कपड़ा पहनते हो, दोनों में एक फर्क नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विथ यू ऑन दैट। हाँ। और यही मैं कॉस्ट्यूम्स के लिए कहती हूँ कि आप एक कॉस्ट्यूम अच्छे कपड़े में बनाइए, एवरी टाइम यू वेयर इट एंड कम ऑन स्टेज यू लुक रॉयल। और वही आप एक ऑर्डिनरी फैब्रिक पॉलिएस्टर या मिलमेड में लेके पहनेंगे, उसमें वो मजा ही आएगा नहीं ही आता, नहीं। वो मजा ही नहीं आता। एकदम तो स्टेज पे आते ही पता लग जाता है कि ये बहुत पुराना कपड़ा, किसी की सिलाई खुली होगी, कोई साइड से फट रहा होगा। क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियल कपड़ा लेते हो तो चिसने भी लगता है, तो वो साफ नजर आ जाता है कि ये नकली बिल्कुल। माल। सो वही वही उसी के लिए मैं बोलती हूँ कि इतना तवज्जो दीजिए जितना आप अपने डांस को दे रहे हैं, वही अपने कॉस्ट्यूम्स पे और उस पे पहनावे पे दीजिए। अब हम लोग ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, अभी बहुत सारा दिमाग में है सवाल, लेकिन टाइम की कमी है, तो इसलिए अब हम लोग हमारा जो लास्ट सेगमेंट है दैट इज रैपिड फायर। पर हम रैपिड फायर नहीं कहते, उसको हम सोल शॉट्स कहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम सोल, सफर और एहसास है। तो हम आपसे कुछ 4-5 सवाल पूछेंगे, और टेंशन नहीं लीजिएगा, हाँ ना या एक लाइन का आंसर देना होगा। जी।
अगर कॉस्ट्यूम्स बात कर सकते तो ऐसा कौन सा कॉस्ट्यूम है जो सबसे ज्यादा इतराता या बिच करता? बिच तो नहीं करता मगर इतराता जरूर, क्योंकि जंगल बुक रीटोल्ड करके मैंने एक कॉस्ट्यूम बनाया था, उसमें का कैरेक्टर के लिए बनाया था, अनीता रत्नम के लिए ही बनाया था, और उसमें मैंने हर प्रकार का फैब्रिक यूज किया है। वो देना एक मिनट वो बुक। देखिए इसमें हर पॉसिबल टेक्सचर उसमें इन्वॉल्व है, एंड इसमें स्नेक का टेक्सचर फैब्रिक्स के थ्रू, आर्टिस्ट्री और आर्टिजन के थ्रू, इसमें मैंने पटोला और वो यूज किया है, जरदोजी यूज किया है, सिल्क्स यूज किया है, जरदोजी ये मांग टीका पे? बिल्कुल पूरा मांगते, वाह। इट वाज मणि, जो स्नेक का मणि हाँ नहीं हाँ होता, वो हाँ पूरा जड़ पे जड़ा हुआ पूरा नीचे तक जा रहा है, पूरा उसके हेयर स्टाइल पे, और फिर पूरे उसका फेशियल मेकअप जो है वो प्रोस्थेटिक करके पूरा किया उसको डिजाइन करके। तो ये जरूर इतना था कि मेरे से ज्यादा इफेक्ट कोई और कॉस्ट्यूम दे पाएगा क्या करके। How तो ये nice. मैं सोचती हूँ हमेशा इसके लिए। एक सेलिब्रिटी जिसके लिए आप कॉस्ट्यूम डिजाइन करना चाहेंगे, आपकी ड्रीम सेलिब्रिटी? सारे के तो कर लिए, सारे डांसर्स मेरे। कोई कोई फिल्म एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या कोई डांसर्स के तो कर लिए, पर अदर देन क्लासिकल डांसर्स कोई सेलिब्रिटी? ऐसे बहुत सारे लोग हैं मगर किस किस को बदले। हाँ, पर किसका नाम ले? किस अच्छा, ब्राइड्स और डेडलाइंस, व्हाट्स हार्डर टू डील विद? You're asking brides, obviously. Deadlines are very manageable. ब्राइड्स की क्या क्या नखरे होते हैं, क्या क्या उफ युम्मा है वो सब। एक ट्रेंड वेडिंग्स का बैन कर सके तो क्या होगा? Stop looking like a Christmas tree. Brides of 2026, what will be the one line advice for them? Wear your smile and that's enough. Drape yourself in a soft handloom silk and that's enough. And that's Sandhya Raman. That's no fuss. अब शादियों में ज्यादातर देखते हैं जो दुल्हन होती है उसके आउटफिट का कलर चेंज हो गया। हम पहले का जैसे होता था शादी का जोड़ा मतलब रेड, मरून एंड पिंक। तो व्हाट डू यू से ऑन दैट? Shadi itself is a very religious and a pious spiritual process. तो ये जो कलर्स जो पहले यूज होते थे वो उस तरीके से यूज करते थे, क्योंकि हम एक एनर्जी को हम दूसरे घर पे प्रोवाइड करें, तो हम अपने घर एक एनर्जी लेके आ रहे हैं और वो प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ लेके आए, तो कलर साइकोलॉजी के थ्रू ये कलर्स परफेक्ट होते थे, रेड्स, पिंक्स, ऑरेंज, ब्राइट कलर्स। तो ये एकदम इन्फ्लुएंस जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आके उसे टोन डाउन करके माउस कलर, ग्रे, डल पेल ब्लू, सेज, ये, so this is a trend which is happening, and but traditionally even now for any festivity वो हल्दी कुमकुम ही उठाते हैं। उस ये सब करने के बाद वो हल्दी का मेहंदी का सेरेमनी होगा, हल्दी का सेरेमनी होगा, सब वही कलर्स पे आ जाते हैं। तो एक अलग हट के देखने के लिए they want to pick up a new color, but that really doesn't do anything, because जो prettiness or जो brightness and the vibrancy these are Indian beautiful colors that are there, and why not? Why not? Yes. So आपके हिसाब से मोस्ट अंडररेटेड फैब्रिक कौन सा है? नेचुरल फैब्रिक्स, कॉटन्स जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि लोग सोचते हैं कॉटन्स को कैसे मेंटेन करे, उसका कलर फास्ट नहीं होता, वो प्रेस बहुत मांगता है, सो इट्स वेरी अंडररेटेड। सो एक जो बहुत इंटरेस्टिंग, उसमें सही जवाब दीजिएगा। आर्टिस्ट बार्गेन करते हैं जब आपसे? बजट्स होते हैं सबके। नहीं, वो तो बहुत ही आपने स्मार्टली आंसर कर दिया, बट डू दे रियली बार्गेन? क्योंकि आपका सब प्योर वीविंग, आप वीवर्स से डायरेक्टली लाती है और महंगे होते हैं वो, और कई बार होता है आर्टिस्ट नहीं उसको अफोर्ड कर सकता, तो नहीं, मेरा आई वुड नॉट से महंगा होता है, मेरा वायबल होता है, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड होता है, वैल्यू फॉर मनी। आई वुड नॉट से कि आर्टिस्ट यहाँ आके भिंडी बाजार जैसे कोई बार्गेन करता होगा, बट डेफिनेटली दे हैव अ कंस्ट्रेंट ऑफ बजट्स, एंड उनको एक एक्स अमाउंट ऑफ बजट मिलता है, उसमें दे हैव टू एलोकेट ईच डिपार्टमेंट, ईच पिलर दैट आई एम टेलिंग। तो अप एंड डाउन तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि क्लीन चिट मिल गया। तो it's all what the purse is there. मुझे yes और no में चाहिए था, पर आपने उसको पूरा जस्टिफाई किया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है ना, ग्रेज होते हैं बीच में। Complete the sentence. Breaking stereotypes for wedding outfits by?
keep it simple. So what's trending at Sandhya Raman's design studio for 2026 brides and performers? Fabulous colors, great silhouettes, luxurious handlooms. वाह, जब आपने सारे सवालों के जवाब बहुत फटाफट दिए, हैम्पर मिल रहा है मेरे को? हैम्पर मिलेगा। बहुत अच्छा सा आपको एक हैम्पर मिलेगा। और इसी के साथ हम लोग इस सभा को समाप्त करते हैं। और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे सुनी, आपने बताई हमें, और बहुत कुछ हमें समझने और सीखने का मौका मिला। कितने सारे वीव्स और ये सब के बारे में जो नहीं जानते थे, नहीं सुना था, जो आपके स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, इतने ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स आपके हैं। सो थैंक यू सो मच। इतना अच्छा हमने तो जाना ही, और साथ में हमारे ऑडियंस को भी उनकी नॉलेज डेफिनेटली जो है वो बढ़ेगी इसके बारे में। Thank you so much for coming, and thank you for understanding how important it is to It is definitely to so promote the costume part of performance, and वो भी weavers और artisans के साथ। तो मैं जो एक ही चीज बोलती हूँ, art and artisans, they are together, so उनको इकट्ठा respect करिए। Definitely, and this subject is very close to my heart also, so I can मतलब मैं बहुत अच्छे से connect कर सकती हूँ उसको, और जो हमारे audience हैं, I'm sure they'll be also, you know, they will connect. And I can see a beautiful sari of kalamkari that you wore, तो apt पहन के आई है। आप पहन के आए, अब आपके पास आना था तो कुछ मुझे ऐसे ही पहनना था। So I bought this from एक कोई हमारे यहीं पे एक एग्जीबिशन, आई थिंक आगा खान हॉल या कहाँ से मैंने ये लिया था। So देखिए, आपको पता है कहाँ जाना है। बिल्कुल। So आपके सोल सफर और एहसास के थ्रू सारे व्यूअर्स को प्रमोट कर दीजिए, और मेक श्योर दैट आप प्रमोट करिए, अपने अंदाज में प्रमोट करिए। मैं वो तो मैं करूंगी, बट व्यूअर्स को डॉक्यूमेंट करिए, उनको आगे लेके आइए और दिखाइए कि उनके वो जो एक वॉप एंड वेफ का वो जो बंधन करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके एक फैब्रिक के लिए। जरूर। थैंक यू अगेन। नमस्ते। एक डिजाइनर अपने कारीगरों के साथ मिलकर सुई में सिर्फ धागा नहीं पिरोता, बल्कि अपने भाव, एक कहानी, परंपरा और अपने एहसास पिरोता है। इसलिए याद रखिए, अगली बार आप किसी भी डिजाइनर के डिजाइन किए हुए कपड़े पहने तो उसके पिरोए हुए एहसास को जरूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मेहमान के साथ, और एक नए सोल सफर और एहसास के साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी जरूर करिएगा। याद रखिए, आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक कमेंट और ये हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।